हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। फिल्म एक अंधेरे और डरावने जंगल में शुरू होती है, जहां ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को रोक रहे हैं, जिससे माहौल डरावना और रहस्यमय लगता है। केवल कुछ किरणें ही पेड़ों की घनी शाखाओं के बीच से झांक पाती हैं। अचानक हमें एक गंदे हाथ की झलक मिलती है, जो एक पेड़ को पकड़े हुए है, और फिर हम देखते हैं कि एक थका हुआ टीनेज बॉय पीली हुडी पहने हुए जंगल के बीच दौड़ रहा है। कुछ देर दौड़ने के बाद वह जमीन पर गिर जाता है, भारी सांस लेते हुए और मिट्टी को पकड़ते हुए। अगले दृश्य में हम एक लाल बस को देखते हैं, जो एक सुनसान सड़क पर चल रही है। चारों तरफ ऊंचे पेड़ हैं। बस के अंदर एक टीनेज बॉय नोलन ग्रे हुडी पहने हुए और अपने ईयरफोन से संगीत सुनते हुए खिड़की के बाहर देख रहा है। पास में बैठी एक लड़की बेस अपने स्केच पैड में ड्राइंग बना रही है। नोलन उसकी तरफ चुपके से देखता है और मुस्कुराता है, जिससे साफ होता है कि उसे उस पर क्रश है। इसी बीच बस ड्राइवर आगामी चंद्र ग्रहण के बारे में बात कर रहा है। वह रेडियो की आवाज कम करता है और टीनेज ग्रुप से पूछता है कि क्या वे इसे देखने का प्लान बना रहे हैं। पास बैठा मोटा लड़का कार्ल कहता है कि उसने पहले ही इसके बारे में यूट्यूब पर वीडियो देख लिया है। उसके बगल में बैठी लड़की क्वीन कहती है कि वह इसे अपने पापा के साथ देखने वाली है। वे दोनों थोड़ी बहस करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। बस के पीछे रेजी नाम का लड़का, जिसकी नाक में रिंग है, अकेला बैठा है। वह एक खाली सोडा कैन को कुचलता है और नोलन पर फेंकता है, जो उसे सीधे सिर पर लगती है। नोलन मुड़ता है और रेजी को देखता है, जो उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। नोलन रेजी को जवाब देता है, फिर वापस बेस की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ मुस्कुरा रही होती है। लड़के थोड़ी देर के लिए आपस में मजाक करते हैं और फिर सब शांत हो जाते हैं। जोसेफ, बस ड्राइवर, बेस से पूछता है कि क्या वह ग्रहण देखेगी। बेस को यकीन नहीं होता और कार्ल नोलन और बेस दोनों को चिढ़ाता है, जिससे क्वीन नाराज होकर अपनी सीट बदल लेती है। रेडियो पर ग्रहण के बारे में बताया जा रहा है कि यह लंबा और दिलचस्प होने वाला है। कार्ल अपनी सीट से उठकर फोन से एक पहेली पढ़ता है, पर जोसेफ तुरंत उसका उत्तर दे देता है, जिससे कार्ल निराश हो जाता है। रेजी कार्ल का मजाक उड़ाता है कि वह हरा गया। फिर जोसेफ एक और पहेली सुनाता है, तो वह दावा करता है कि ऑनलाइन नहीं मिलेगी। किशोर ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाता। पहेली 7 अक्षरों की थी और एक महत्वपूर्ण गुण से जुड़ी थी, लेकिन बच्चों को इसका उत्तर समझ में नहीं आया। कार्ल क्वीन को चिढ़ाता है कि वह इसका उत्तर नहीं दे पाई और उसकी बुद्धिमानी का मजाक उड़ाता है। जोसेफ पीछे के शीशे से उन्हें देखता है और उनकी उलझन भरी शक्लों पर हंसता है। बस एक अंधेरी और संकरी सड़क पर मुड़ती है। अचानक एक गिरे हुए पेड़ के कारण रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए जोसेफ को पीछे मुड़कर एक छोटी छिपी हुई सड़क चुननी पड़ती है। वे खुद को एक सुनसान और धुंध भरी सड़क पर पाते हैं और बच्चे डरने लगते हैं, क्योंकि धुंध के कारण रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। बस फिर से रुक जाती है जब वे सड़क के बीच में पड़े एक हिरण को देखते हैं। जोसेफ बस से उतरता है ताकि हिरण को हटाया जा सके और बच्चों से कहता है कि वे बस के अंदर ही रहें। बच्चे उसकी मदद करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर तय करते हैं कि नहीं करेंगे। जोसेफ हिरण को पेड़ों के अंदर खींचता है, लेकिन फिर रुक जाता है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। बस के अंदर बच्चे मजाक करने लगते हैं। कार्ल एक मजेदार कहानी शुरू करता है, लेकिन उसे रोकना पड़ता है। जब जोसेफ वापस बस में आता है, उसके सिर पर बंदूक तनी हुई होती है। बच्चे डर के मारे हाँफते हैं जब एक गंदे दिखने वाला आदमी जोसेफ के ठीक पीछे बस में प्रवेश करता है। आदमी सभी को डरावना अभिवादन करता है, जबकि अब भी जोसेफ पर बंदूक ताने रहता है। वह सभी को अपनी सीटों पर बैठने का आदेश देता है और जोसेफ बच्चों को शांत करने की कोशिश करता है। कहता है कि आदमी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह आदमी जोसेफ को धक्का देता है और उसे बिना कोई और शब्द कहे बस चलाने की मांग करता है। बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, सिवाय रेजी के, जो जिद्दीपन में कुछ समय तक खड़ा रहता है, फिर बैठ जाता है। वह आदमी क्वीन को दूसरी सीट पर बैठने के लिए कहता है,
और फिर जोसेफ से बस चलाने को कहता है। जैसे ही बस के दरवाजे बंद होते हैं, कार्ल को याद आता है कि कुछ समय पहले उसने अपने पापा क्रिस के साथ एक दोपहर का भोजन किया था। उस दोपहर के खाने में कार्ल ने क्रिस को बदमाशों से एक लड़की को बचाने की एक अजीब कहानी सुनाई थी और क्रिस ने उसकी बात मानने का नाटक किया था। फिर उसने कार्ल को एक समाचार लेख दिखाया था जिसमें एक खतरनाक सीरियल किलर के बारे में लिखा था जो जेल से भाग गया था। उसे जीभ खाने वाला पागल कहा जाता था जो बच्चों को निशाना बनाता था। क्रिस ने मजाक में कहा था कि कार्ल उस किलर को उसी तरह संभाल सकता है जैसे उसने स्कूल में बदमाशों को संभाला था। वर्तमान समय में कार्ल को एहसास होता है कि वह बंदूकधारी वास्तव में वही जेल से भागा हुआ अपराधी है। जैसे जैसे दिन शाम में बदलता है, बस आगे बढ़ती रहती है। बंदूकधारी, जिसका नाम पेड्रो है, सभी से कहता है कि वे अपने फोन खिड़की से बाहर फेंक दें ताकि वे मदद के लिए कॉल ना कर सकें। सभी उसकी बात मान लेते हैं, सिवाय रेजी के, जो पेड्रो को घूरता है। जोसेफ रेजी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पेड्रो उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है। पेड्रो रेजी के पास जाता है और उसकी बंदूक उसके सिर पर तान देता है। उसे अपना फोन देने के लिए मजबूर करता है। वह शिकायत करता है कि बच्चे जोंबी की तरह बर्ताव कर रहे हैं और कहता है कि बस की सवारी का आनंद लें। जोसेफ बस चलाता रहता है और वे एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश करते हैं, लेकिन अचानक बस खराब हो जाती है। जोसेफ गुस्से में बड़बड़ाता है और पेड्रो जानना चाहता है कि क्या गड़बड़ है। जोसेफ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पेड्रो उसके सिर पर बंदूक तान देता है और उसे इसे ठीक करने की धमकी देता है। जोसेफ चाबी घुमाता है, लेकिन इंजन चालू नहीं होता। पेड्रो गुस्से से भर जाता है, क्वीन को पकड़ लेता है, उसकी बंदूक उसके सिर पर रख देता है और जोसेफ को धमकी देता है कि अगर उसने इसे ठीक नहीं किया तो। जोसेफ पेड्रो से बस को फिर से चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन बस अभी भी काम नहीं करती। जोसेफ पेड्रो से शांत रहने की विनती करता है, लेकिन पेड्रो जोर देकर कहता है कि उसे बाहर निकलकर इसे ठीक करना होगा। वह जोसेफ और बच्चों को चेतावनी देता है कि वे कोई चालाकी न करें और क्वीन को बस से बाहर धकेल देता है। जोसेफ बस के नीचे एक कंपार्टमेंट खोलता है, जबकि पेड्रो और क्वीन ध्यान से देखते हैं। बस के अंदर बच्चे डर से कांप रहे होते हैं। कार्ल को चिंता होती है कि पेड्रो उन्हें मार सकता है और सुझाव देता है कि उन्हें पेड्रो को निःशस्त्र करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए ताकि वे बच सकें। हालांकि कार्ल और रेजी यह तय करते हैं कि अभी पेड्रो पर हमला करना बहुत खतरनाक होगा। जोसेफ इंजन को स्टार्ट न होने का कारण ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। अचानक बस की लाइटें बंद हो जाती हैं और सुरंग पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाती है। केवल बस के अंदर से हल्की रोशनी आ रही होती है और हर कोई डर के मारे घबरा जाता है। अंधेरे में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। जोसेफ टॉर्च की रोशनी सामने डालता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। पेड्रो, जो अब भी बंदूक पकड़े हुए है, जोसेफ से कहता है कि वह इस आवाज की जांच करे। जोसेफ घबराते हुए टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। जैसे ही जोसेफ अंधेरे में कदम रखता है, पेड्रो क्वीन को वापस बस में धकेल देता है। बच्चे जोसेफ को विंडशील्ड से देखते हैं। अचानक एक बड़ा हुडी पहने आकृति जोसेफ को पकड़ लेती है और वह चीखता है, जिससे बाकी बच्चे घबरा जाते हैं। पेड्रो उन्हें चुप रहने के लिए चिल्लाता। अब बहुत गुस्से में पेड्रो को एहसास होता है कि बस की चाबी गायब है। वह गाली देता है और कार्ल को जोसेफ के शरीर से चाबी लाने का आदेश देता है। कार्ल डर के मारे हिलता भी नहीं, इसलिए नोलन जाने की पेशकश करता है। उसी समय बेस बस से बाहर दौड़ती है। पेड्रो नोलन को पीछे रहने की चेतावनी देता है, जबकि बेस कांपते हुए जोसेफ की जेब से चाबी निकालने की कोशिश करती है। जब वह जोसेफ के निर्जीव चेहरे को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह जल्द ही दूसरी आवाज से खुद को विचलित कर लेती है। पेड्रो चाबी लेता है और रेजी को बस चालू करने के लिए कहता है। रेजी हिचकिचाता है और पेड्रो उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उससे गोली मार देगा। गुस्से में रेजी चाबी उठाता है और बस चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन बस फिर भी नहीं चलती।
पेड्रो धमकी देता है कि अगर रेजी ने बस नहीं चलाई तो वह क्वीन से शुरू करेगा। रेजी खड़ा होता है और पेड्रो को क्वीन का नाम लेना बंद करने के लिए कहता है, जिससे पेड्रो थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाता है। इसी बीच नोलन उसे धक्का देता है। रेजी किसी तरह बंदूक ले लेता है, लेकिन पेड्रो वापस उसे पकड़ लेता है और बाहर खड़े प्राणी पर चिल्लाना शुरू कर देता है। अचानक बाहर से जोरदार धमाका होता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। बस हिलने लगती है और बच्चे खिड़कियों से उस प्राणी की झलक देखते हैं। वह किसी भी चीज जैसा नहीं दिखता जिसे उन्होंने पहले कभी देखा हो। वे डर के मारे चीखते हैं और सीटों के बीच छिप जाते हैं। प्राणी दहाड़ता है और गुर्राता है, यह जानने की कोशिश करता है कि वे कैसे इस भयानक स्थिति से बच सकते हैं। रेजी बस के पिछले हिस्से में अपनी सामान्य जगह पर पहुंचता है, जबकि रेडियो से दरारें आने लगती हैं। उसे चक्कर महसूस होता है और वह खिड़की से अपना चेहरा सटा लेता है, फिर अचानक बेहोश हो जाता है। तभी वे फिर से प्राणी की परिचित आवाज सुनते हैं जो लौट रहा है। बस जोर से हिलने लगती है क्योंकि प्राणी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। बेस जल्दी से एक टॉर्च उठा लेती है और उसे ऊपर रखती है, जिससे प्राणी बस से दूर भागने के लिए मजबूर हो जाता है। यह समय सभी को दूसरी तरफ से भागने का मौका देता है। थोड़ी देर बाद अंदर जाकर एक बंकर ढूंढते हैं और बंकर में जाकर एक रहस्य खोजते हैं। नोलन और बेस एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जिसका फर्श एक मिलिट्री किले की योजना जैसा होता है। नोलन और बेस निर्णय लेते हैं कि वे कंट्रोल टॉवर की खोज करेंगे ताकि लाइट्स चालू कर सकें। इस बीच रेजी अपने पिता के जेल में होने की बात साझा करता है और नोलन और बेस इस पल में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। खोज के दौरान नोलन और बेस को एक बड़ी टॉर्च मिलती है। नोलन बताता है कि किसी ने पहले इस प्राणी को मारने की कोशिश की होगी। इसके साथ ही उन्हें एक गुफा में एक कंकाल भी मिलता है, जिससे पता चलता है कि वह योजना काम नहीं कर पाई थी। इसी समय रेजी और क्वीन अलग हो जाते हैं। रेजी क्वीन को ढूंढ लेता है, जो उस प्राणी द्वारा हमला किए जाने की कोशिश कर रही होती है। रेजी बहादुरी से प्राणी को टॉर्च से डराने की कोशिश करता है, लेकिन टॉर्च उसके हाथ से छूट जाती है। आखिरकार नोलन और बेस मुख्य पावर स्विच ढूंढ लेते हैं और उसे चालू करने की कोशिश करते हैं, जबकि काल क्वीन को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद करता है। वे समझते हैं कि रेजी खतरे में है और उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। रेजी उस प्राणी के नीचे संघर्ष कर रहा होता है जो उस पर खून टपका रहा होता है। उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेजी दर्द में कराहता है और ज्यादा देर तक प्राणी को रोक पाने में असमर्थ होता है। इसी बीच बेस और नोलन बड़ी स्विच को चालू करने में सफल हो जाते हैं, जिससे सुरंग में तेज रोशनी फैल जाती है। प्राणी चीखता है और तेजी से रेजी से दूर अंधेरे में गायब हो जाता है। काल राहत की सांस लेता है, खुश होता है कि उन्होंने समय पर जनरेटर को ठीक कर लिया। कंट्रोल रूम में नोलन और बेस एक छोटी सीढ़ी पाते हैं जो नीचे की ओर जाती है। वे एक गुफा का पता लगाते हैं जिसमें पुराने अखबार और उस प्राणी की तस्वीरें होती हैं जिसने जोसेफ को मारा था। किताबों और पत्रिकाओं से पता चलता है कि कोई व्यक्ति उस प्राणी से बहुत ज्यादा प्रभावित था। नोलन को एक पोलरॉइड तस्वीर भी मिलती है जिसमें एक छोटी लड़की दिखाई देती है और वह कहानी को जोड़ने लगता है। वे जल्दी से अपने दोस्तों के पास वापस जाते हैं, लेकिन एक गलियारे में रुक जाते हैं जब वे देखते हैं कि एक परछाई उनकी ओर बढ़ रही है। रेजी और अन्य लोग कोने के पीछे से दिखाई देते हैं और नोलन और बेस राहत महसूस करते हैं। हालांकि वे जल्दी से देखते हैं कि क्वीन घायल है और उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कार्ल समझाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ पाता। नोलन उसे शांत करता है, जबकि बेस क्वीन की चोट की जांच करती है, जो एक गहरी और खून से लथपथ कट होती है। रेजी खुद को दोषी मानता है कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया और वह जोर देता है कि उन्हें वहां से निकलना चाहिए, लेकिन बेस कहती है कि वे अभी नहीं जा सकते। वे सबको कंट्रोल टॉवर में ले जाते हैं और उन्हें एक व्यक्ति जिसका नाम जूलियस था उसके अवशेष दिखाते हैं। नोलन समझाता है कि जूलियस उस प्राणी जिसे नॉक्टर्न वॉन्डरर कहा जाता था से इतना प्रभावित हो गया था क्योंकि उसने उसकी बहन को मार दिया था। नोलन जूलियस की डायरी पढ़ता है और हम एक फ्लैशबैक में कहानी देखते हैं। युवा जूलियस पीले हुडी में अपनी बहन के साथ जंगल में चलता है।
जैसे कि वे किसी साहसिक यात्रा पर हों। जूलियस को यह एहसास नहीं होता जब उसकी बहन एक अंधेरी सुरंग में कदम रखती है। वह कुछ देखती है और जम जाती है। जूलियस एक डरावनी चीख सुनता है और डर के मारे भाग जाता है, गिरता है और रोने लगता है। बाद में हम देखते हैं कि जूलियस अपनी बहन की किताब पकड़े हुए बूढ़ा हो गया है, उस दिन की यादों से परेशान। जूलियस सुरंग में प्रवेश करता है, इस बार दृढ़ संकल्प के साथ कि वह उस प्राणी को ढूंढेगा। मोमबत्तियों से घिरा हुआ वह उस प्राणी से लड़ने के लिए एक मशीन बनाने पर काम करता है। हम उसे हथियारों को बनाते, तेज करते और दागते हुए देखते हैं, जबकि वह अपनी बहन की तस्वीर देख रहा होता है। वर्तमान में दोस्त जूलियस के प्राणी को मारने के हताश प्रयासों के बारे में बात करते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि यह प्राणी एक परजीवी की तरह काम करता है, जो क्वीन को शिकार बनाता रहेगा। वे सीखते हैं कि जूलियस की मृत्यु तब हुई जब उसका रेडियो उस प्राणी को आकर्षित कर गया था। हालांकि क्वीन चिंतित होती है, बच्चे यह निर्णय लेते हैं कि वे वहीं रुककर वह काम पूरा करेंगे जिसे जूलियस ने शुरू किया था। वे पुराने उपकरणों का परीक्षण करते हैं, एक योजना बनाते हैं और मिलकर लाइट मशीन तैयार करने के लिए काम करते हैं। वे नॉक्टर्न वॉन्डरर को फंसाने के लिए क्वीन के खून से सने कपड़ों का उपयोग करते हैं। योजना अच्छी तरह से शुरू होती है, लेकिन बेस स्विच के साथ संघर्ष करती है और रेजी का बटन काम नहीं करता। नोलन लगभग पकड़ा जाता है, लेकिन बेस उसे बचा लेती है, जो प्राणी को विचलित कर देती है। प्राणी लगभग बेस और क्वीन को एक दरवाजे के पीछे छिपे हुए पा ही लेता है, लेकिन दूर से एक आवाज उसे विचलित कर देती है। वे प्राणी को उस कमरे में फंसाने में सफल हो जाते हैं, जहां क्वीन के खून से सने कपड़े लाइट स्रोत पर रखे होते हैं। प्राणी कपड़े पकड़ता है और वे जल्दी से लाइट चालू कर देते हैं, जिससे वह अंधा हो जाता है। कार्ल बहादुरी से उसे छुरा मारता है, जिससे लड़कियों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकलने का समय मिल जाता है। क्वीन और बेस सुरंग से सुरक्षित बाहर निकलती हैं और राहत की सांस लेती हैं। वे पीछे मुड़कर देखती हैं और प्राणी को चीखते हुए देखती हैं, जो सुरंग के अंधेरे में फंस जाता है। लड़के मशालों के साथ पहुंचते हैं, प्राणी को फंसाकर आग लगा देते हैं। वे देखते हैं कि वह दर्द में चीखता है और जल जाता है। नोलन अंत में कहानी को सुनाता है और बताता है कि जोसेफ की पहेली का उत्तर साहस है। वह समझाता है कि साहस वह महत्वपूर्ण पाठ था जो उन्होंने इस डरावनी यात्रा से सीखा, और भले ही दूसरों को यह समझ में ना आए, यह उनके साथ हमेशा रहेगा। कहानी का अंत पुलिस अधिकारियों द्वारा सुरंग की जांच से होता है। एक अधिकारी टॉर्च के साथ सुरक्षित कमरे की जांच करता है। अचानक एक तेज चीख उसे स्तब्ध कर देती है और उसकी टॉर्च बंद हो जाती है। वह कुछ भयानक चीज का सामना करता है। एक और चीख सुरंग में गूंजती है। इसी के साथ मूवी यहीं पे समाप्त होती है।